नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार शर्मा सनराइज कोचिंग प्रतापगढ़ से आपके लिए लाया हूं आज क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन रिसर्च। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है और मूल अनुसंधान क्या है। मूल अनुसंधान, जिसको थीसिस बोलते हैं, विशेषज्ञ लोग करते हैं, वो मूल अनुसंधान है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक द्वारा, कि साथी शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा या प्रबंधक द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। आइए हम देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्रियात्मक अनुसंधान के। यस, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान कब होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ चरण हैं, जैसे कि 7 चरण कुछ विद्वानों ने बताए, कुछ विद्वानों ने 6 चरण भी बताए हैं। अमेरिका के विद्वान एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण बनाए। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान में हम समस्या को जानेंगे, समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद समस्या को परिभाषित करेंगे, परिभाषित करने के बाद समस्या के बारे में परिकल्पना का निर्माण करेंगे। परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, यानी कि आप क्रियात्मक अनुसंधान में बहुत सारे कारणों को जानेंगे कि समस्या के पीछे कौन कौन से कारण है। हो सकता है आप उन्हें ज्ञात कारण काम में ले लें, और अगर ज्ञात कारण काम में आने के बाद भी लगता है शोध कहीं और दिशा में जा रहा है, तो आप अज्ञात कारण की ओर भी जा सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले शोध कब कहलाएगा? उपकल्पनाओं का निर्माण, क्योंकि उपकल्पनाएं इसका तीसरा स्टेप है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण। देखिए, मैं सामान्यीकरण के बारे में बता दूं। सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन, सिद्धांत निर्माण। तो मौलिक अनुसंधान में तो सिद्धांत निर्माण होता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में सिद्धांत निर्माण नहीं होता है। अतः सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है यह विशेषता मौलिक अनुसंधान की है, न कि क्रियात्मक अनुसंधान की। तो ये तो वैसे ही मौलिक अनुसंधान से आंसर आया। शोध आकल्प का अपरिवर्तन कठोर होना। क्रियात्मक अनुसंधान मृदुल है, सॉफ्ट है, जबकि जो हमारा बेसिक अनुसंधान है वो कठोर अनुसंधान है। उसमें बहुत से सांख्यिकी, हार्ड स्टैटिक्स काम में ली जाती है। अतः हम देखेंगे जब अंतिम मूल्यांकन करेंगे तो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध कहलाएगा। तो इसका आंसर है शोध का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। बाकी जितनी स्टेप हैं या तो बेसिक अनुसंधान की है या इस अनुसंधान के पहले की स्टेप है। अंतिम स्टेप है अंतिम मूल्यांकन, और इसी के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि शोध हो गया है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द आया था वो अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। अमेरिका में भी कोलियर या फिर कोलिवियर, दोनों एक जैसे ही नाम है, कोलियर या कोलिवियर ने इसको उद्योग के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया था सबसे पहले। लेकिन शिक्षा में स्टीफन एम कोरे ने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द काम में लाया, और इसीलिए स्टीफन एम कोरे को भी क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में जनक माना जाता है।
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। जैसा भी मैंने बताया था, एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान बताए? 7 सोपान बताए। और 7 सोपान में सबसे पहले हम किसी विद्यालय की समस्या का ज्ञान होगा, समस्या की ज्ञान या समस्या की पहचान, समस्या की पहचान, ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। समस्या को परिभाषित करना, परिभाषित करना, यह समस्या का द्वितीय सोपान है। समस्या के बारे में परिकल्पना का निर्माण करना, ये हमारा तीसरा चरण है। इस प्रकार चौथा, पांचवा और छठा, यहां हमारा हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और 7वें चरण में हम निष्कर्ष की जानकारी दूसरे साथियों को देते हैं। इस प्रकार ये चरण बने क्रियात्मक अनुसंधान के। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है समस्या की पहचान या समस्या का ज्ञान होना। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है? कौन सा व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कौन कर सकता है? तो ये हमारा विद्यालय है। और विद्यालय की बाउंड्री में आने वाला व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति शिक्षक हो, चाहे वह व्यक्ति शिक्षक का साथी हो, चाहे वह व्यक्ति प्रधानाध्यापक हो, चाहे वह व्यक्ति प्रबंधक हो, यानी कि व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध, डायरेक्ट संबंध किससे होना चाहिए? विद्यालय से होता है। जिस व्यक्ति का डायरेक्ट संबंध विद्यालय से है, वह व्यक्ति अनुसंधान कर सकता है। लेकिन इस विद्यालय की बाउंड्री के बाहर समाज है, इस विद्यालय की बाउंड्री के बाहर अभिभावक है, इस विद्यालय की बाउंड्री के बाहर किसी दूसरे विद्यालय का शिक्षक है। इनमें से कोई भी व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकता। क्रियात्मक अनुसंधान केवल और केवल उसी शुल्क का टीचर, अध्यापक, प्रधानाध्यापक या फिर प्रबंधक, ये व्यक्ति कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन, क्या प्रधानाध्यापक कर सकता है? यस। क्या शिक्षक कर सकता है? यस। या उस विद्यालय का अन्य कर्मचारी कर सकता है? यस। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो गया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। अब देखिए आप यहां से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है? जब हम क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके क्षेत्र हैं विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, पाठांतर क्रियाएं और मूल्यांकन। कितने क्षेत्रों में हम अनुसंधान कर सकते हैं? तो यहां देख रहे हैं क्षेत्र नहीं है, तो क्या पाठ्यक्रम देखते हैं, सोचते हैं आगे वाले ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं और हमें विचार करना होगा। कई बार क्या होता है, पहले ऑप्शन में हम मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा आगे के ऑप्शन। सह शैक्षिक गतिविधियां, विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियां, बालक की समस्याएं, इसको हम संवेगात्मक समस्या भी कह सकते हैं। संवेगात्मक समस्याओं में बालक का झगड़ालू होना, बालक के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध करना, इस प्रकार की समस्याएं संवेगात्मक आते हैं। और अंतिम देखिए अभिभावक। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान 3 लोग ही कर सकते हैं, शिक्षक, इसके अलावा प्रधानाचार्य और इसके अलावा प्रबंधक। तो अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। अभिभावक की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र से बाहर हैं। हम क्रियात्मक अनुसंधान अपने स्कूल के बालक
कर सकते हैं, अपने स्कूल के अध्यापक पर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल के बाहर पेरेंट्स है, जो हमारा अभिभावक है, उस पर क्रियात्मक अनुसंधान नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया अभिभावक की समस्याएं। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे स्कूल के विद्यार्थी पे हो सकता है, हमारे स्कूल के शिक्षक साथी पे हो सकता है, हमारे स्कूल के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर हो सकता है, पाठांतर क्रियाओं पर हो सकता है, मूल्यांकन प्रक्रिया पर हो सकता है, लेकिन अभिभावक पर हम क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकते। यस, एक बार पुनः देखिए, मैंने आपको अभी बताया क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध सीधा सीधा किससे होता है? स्कूल से होता है। सीधा सीधा हम क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल की बाउंड्री के बाहर आकर नहीं कर सकते, बाउंड्री से बाहर आना ही नहीं है। तो क्या क्रियात्मक अनुसंधान राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान है? जब स्कूल के बाहर ही हम नहीं आ सकते तो राज्य पर कैसे पहुंचेंगे? हाँ, राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान हम मौलिक अनुसंधान में कर सकते हैं। तो ये विशेषता किस अनुसंधान की है? मौलिक की। स्थानीय सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, क्या हम समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? अभी भी मैंने बताया आपको स्कूल की बाउंड्री से बाहर नहीं आना, तो समाज भी स्कूल की बाउंड्री से बाहर है, अतः ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्थानीय शैक्षिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना, शैक्षिक क्षेत्र और स्थानीय और अंतिम है स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया स्थानीय शैक्षिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? यहां हमारे 4 ऑप्शन है। एक है जो हमारा उद्देश्य करता है, विद्यालय के यांत्रिक वातावरण को प्रजातांत्रिक बनाना। यस, हमारा ये विद्यालय है, विद्यालय में जो मैकेनिकल वातावरण है, यंत्रवत वातावरण है, इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर प्रजातांत्रिक बनाते हैं। तो निश्चित रूप से यांत्रिक वातावरण को प्रजातांत्रिक वातावरण बनाने का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान का है। अचानक आने वाली समस्या का समाधान भी क्रियात्मक अनुसंधान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान किसी विद्यालय की ज्वलंत समस्या का तुरंत समाधान है। शिक्षण समस्या या शिक्षण अधिगम समस्या को दूर करना, ये भी हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान में परीक्षा से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं? अब आपको देखना है परीक्षा से संबंधित कौन समस्या है। परीक्षा प्रणाली का वस्तुनिष्ठ ना होना, क्योंकि जितनी भी निबंधात्मक परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी उनका सबसे बड़ा दोष कि वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का जो गुण है वो एमसीक्यूज मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसकी विशेषता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, हमारे पास प्रयोगशालाएं नहीं है, तो ये भी हमारी क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित समस्या है। परीक्षा व शिक्षण में संबंध नहीं होना, हम पढ़ाते कुछ हैं और एग्जाम किसी और तरीके से लेते हैं। हम पूरी परीक्षा प्रणाली में दोष है कि एक अध्यापक व्याख्यान विधि से पढ़ाता है और एग्जाम जब लेता है तो वह रिटर्न में लेता है, तो दोनों का तालमेल का अभाव होता है, अतः परीक्षा और शिक्षण में संबंध नहीं होता। ये तीनों ही बिंदु है वो परीक्षा से संबंधित है, अतः उपरोक्त सभी आंसर आएगा। यह क्रियात्मक अनुसंधान। यस, क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली के सोपानों का उल्लेख किस मनोविज्ञानी ने किया? पहले ही मैं बता चुका हूं क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं?
7 सोपान है। 7 सोपान जो दिए हैं वो दिए हैं एंडरसन महोदय ने। इन्होंने दिए हैं एंडरसन महोदय ने क्रियात्मक सोपान के 7 सोपान बताए हैं। तो पहला सोपान मैं बता चुका हूं, समस्या की पहचान करना, समस्या को नामित करना। दूसरे सोपान है समस्या को परिभाषित करना। तीसरा सोपान है समस्या को परिकल्पना का निर्माण करना। इस प्रकार 7 सोपान चलेंगे और ये 7 सोपान एंडरसन ने बताए हैं। किसने बताए हैं? एंडरसन ने बताए हैं।